नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम का तीसरा भाग परिवहन। इससे पहले हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा भाग परिवहन। सबसे पहले परिवहन होता क्या है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो परिवहन क्या होता है, देखिए, इसे हम वहन या परिवहन दोनों कहा जाता है। इसे तो जीवों के शरीर में भोजन हो गया, ऑक्सीजन, पानी या जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं और अन्य अन्य जो रसायन होते हैं, उन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम परिवहन बोलते हैं। परिवहन का सिंपल सा मतलब है, जो भी हमारे शरीर में अलग अलग पदार्थ होते हैं, उन्हें हमारे शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाना, तो उसी को बोला जाता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो सामान का मतलब हो गया, भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पानी या जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें एक भाग से दूसरे भाग तक जो पहुंचाने का काम होता है, उसे बोला जाता है वहन या परिवहन। और ये कौन करता है, तो ये करता है रक्त, जो हम आगे पढ़ेंगे। जटिल बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य हो गया या जो उच्च पौधे होते हैं, में विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं तक पदार्थ पहुंचना संभव नहीं है। तो विसरण क्या होता है, मतलब जो निम्न जो सांद्रता वाला भाग होता है, वहां से उच्च सांद्रता की तरफ जब पदार्थ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है विसरण। लेकिन जो मनुष्य हैं या जो ऊंचे या पेड़ पौधे होते हैं, तो क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जटिल होता है, तो परिवहन से सारी जितनी भी सामग्री होती है, वो पहुंचाना संभव नहीं है। इसीलिए इसके लिए एक व्यवस्था की गई है, जिसे हम परिवहन तंत्र बोला जाता है। इसलिए इनमें एक सुव्यवस्थित परिवहन तंत्र होता है, मतलब जो इन सारे सामान को या सारे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब इसमें है मानव में वहन, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसा होता है। तो जो मानव में वहन का कार्य परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है परिसंचरण माध्यम, दूसरा होता है पंपिंग अंग और तीसरा होता है वाहिकाएं। तो जो परिसंचरण होता है, वो होता है रक्त और लसिका से। जो रक्त हमारे शरीर में होता है, उससे परिवहन होता है। पंपिंग अंग मतलब हृदय, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वही पंप करता है हृदय। और वाहिकाएं होती है, जिसमें हम, वाहिकाएं का मतलब हो गया जिसमें ये रक्त जाता है, तो इसे बोला जाता है धमनी और शिरा। मतलब ये एक तरीके से हमारे शरीर में पाइपलाइन होती है, जहां से ये रक्त जाता आता है, तो उसे बोला जाता है धमनी होता है और शिरा होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये परिसंचरण तंत्र है हमारे पास। पहला परिसंचरण माध्यम, जहां से पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसके थ्रू। दूसरा पंपिंग अंग, जो हृदय होता है, जो हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है। और तीसरा होता है वाहिकाएं, जिसमें धमनी और शिरा होता है। मतलब ये एक तरीके से पाइप होती है, पाइपलाइन होती है, जिससे रक्त बहता है। आगे आपके पास है इसका पहला पार्ट, रक्त और उसके घटक, मतलब ब्लड और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो रक्त है एक संयोजी ऊतक है। आपको ध्यान रखना है, संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसके मुख्य रूप से निम्न घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, तो पहला तो होता है प्लाज्मा। इसके बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मा क्या होता है, तो ये रक्त में पीले रंग का तरल भाग होता है, जो लगभग 55% होता है। 55% प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में। इसमें 90% पानी और शेष प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज होता है। यह भोजन हो गया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का विलय रूप में वहन करता है। मतलब ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो बहती है या वहन होती है, वो प्लाज्मा के थ्रू होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पीले रंग का तरल भाग होता है, और ये लगभग कितना परसेंट होता है, 55% होता है। और इस 55% में 90% पानी होता है, और बाकी में ये शेष चीजें होती है, जिसमें प्रोटीन हो गया, लवण हो गया या ग्लूकोज हो गया, ठीक है। दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, इसमें एक लाल वर्णक पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे रक्त का जो रंग होता है, वो लाल होता है।
इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का? तो ये जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से हम लेते हैं, उसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो मेनली हीमोग्लोबिन का काम होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ये काम होता है हीमोग्लोबिन का, और ये कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं में होता है। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें क्या होता है सर? WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये एक तरीके से हमारे शरीर का सिपाही होता है, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो भी बाहरी जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर में घुसते हैं, तो उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ये शरीर को हानिकारक हानिकारक जीवाणुओं और संक्रमण से बचाती है, और इसे हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हाथ या पैर में जैसे कट जाता है, तो कटने से खून निकलता है। अब कुछ टाइम बाद वो खून उस जगह पे जम जाता है, जिससे आधे जो खून होता है हमारे शरीर से बाहर नहीं आता है। तो वो काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स होता है। अगला आपके पास जो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनमें क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि इनमें क्या अंतर है। तो पहला जो आधार या विशेषता हमने दी है, इनके आधार पर हम इनका वर्गीय मतलब अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला है मुख्य कार्य। तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य आपको बताया मैंने, इनमें इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो फेफड़े से शरीर की सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, पहली चीज। जबकि ये क्या करता है? हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस से बचाता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बोलते हैं ना हम कि इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो जो इम्यूनिटी होती है वो यही होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। दूसरा, इसका रंग कैसा होता है? तो ऑब्वियसली इसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है और इसी के कारण इसका रंग लाल होता है, इसीलिए हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ना होने से ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं या सफेद होते हैं। ठीक है। तीसरा, केंद्रक। तो इसमें केंद्रक मतलब परिपक्व केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। आकार कैसा होता है? तो इसका आकार कैसा होगा? ये दोनों तरफ से दबा हुआ हो सकता है, या उभयावतल हो सकता है, बाइकॉन्केव बोलते हैं इसे, या डिस्क टाइप का हो सकता है, इस तरीके से, जैसे ये ना, ये ऐसा हो सकता है। जबकि जो इसका आकार हो निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा के आकार की तरह अपना आकार बदल सकती है, जैसे इस तरीके से। ठीक है। और जीवन काल कितना होता है? तो इसका 120 दिन होता है, जबकि इसका 13 से 20 दिन के बीच में होता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का। ठीक है। तो ये है लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर। अब इसके बाद आता आपके पास मानव हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मानव हृदय बना हुआ है। आपको मैं समझा देता हूँ। पहले देखो, ये जो मानव हृदय है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुफ्फुस सिराएं यहाँ पे लिखी हुई है। ये बायां आलिंद है, ये बायां निलय है, ये दायां आलिंद है, और ये दायां निलय है। तो इस तरीके से 4 भाग होते हैं हमारे हृदय में, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब जो ये बायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है, ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, आपको दिख रहा होगा ये। तो होता क्या है, ये कैसे काम करता है आपको समझाता हूँ मैं पहले, फिर हम पढ़ के सुनाएंगे इसे। तो जो फुफ्फुसिराएं होती है, यहाँ से जो शुद्ध रक्त होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो पहले बाएं आलिंद में आता है। जब ये पूरा भर जाता है, तो इससे ये नीचे आने लगता है और कहाँ जाता है? बाएं निलय में जाता है। और यहाँ से एक महाधमनी होती है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये महाधमनी होती है, ये वाला। तो जो शुद्ध रक्त है, वो ये महाधमनी से हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ आया आप? सबसे पहले क्या होता है, जो फुफ्फुसिराएं होती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है बायन आलिंद में। जब ये भरता है तो फिर नीचे आता है बायन निलय में, और यहाँ से ये जाता है आपका महाधमनी में, और ये हमारे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंच जाता है। तो ये तो है जो शुद्ध रक्त जाता है। अब जो अशुद्ध रक्त होता है, उसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे महाशिराएं हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ नीचे होता है, इस साइड को ये दिखा रखा है, ये। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आता है पहले कहाँ पे? दाएं आलिंद में। फिर ये जाता है दाएं निलय में, और यहाँ से फिर ये फुफ्फुस धमनी से दोबारा कहाँ चला जाता है? हमारे हृदय में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है।
और फेफड़ों से फिर दोबारा क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो हृदय है वो काम करता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा कि हमारा हृदय कैसे काम करता है। अब होता क्या है, देखो मानव हृदय की संरचना और इसकी कार्यविधि। तो मानव हृदय एक पेशीय अंग है जिसका आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। मतलब अगर आप अपने हाथ को ऐसे बंद कर दो तो इस आकार का होता है। यह छाती के मध्य से थोड़ा सा बाएं भाग में स्थित होता है। तो इस तरीके से जो हमारा हृदय होता है, इसमें जो रक्त होता है उसको दो बार आता है। आपने देखा, एक बार आता है और एक बार जाता है, तो इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, आगे आपके पास है हृदय की कार्यविधि क्या होती है। तो आपको समझाया मैंने भी हृदय की कार्यविधि क्या होती है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मानव में दोहरा परिसंचरण से डबल सर्कुलेशन का अर्थ होता है कि एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त हृदय से दो बार गुजरता है। आपको अभी बताया मैंने, एक बार यहाँ से आता है, यहाँ से जो शुद्ध रक्त है वो यहाँ आएगा और यहाँ से महाधमनी से होकर हमारे शरीर में जाएगा, और यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ इकट्ठा होगा और यहाँ से फुफ्फुस धमनियों से होते हुए फेफड़ों में जाएगा। तो ये एक पूरा चक्र हुआ, पहले आया और फिर यहाँ से गया, तो इसी को बोला जाता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो दोहरा परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि एक चक्र पूरा करने के लिए जो रक्त है हृदय से दो बार गुजरता है। अब आपको दिख रहा होगा, पहला लिखा हुआ है ऑक्सीजनित रक्त का आना, मतलब जो शुद्ध रक्त होता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। जो मैं समझा रहा था यहाँ पे देखिए, ये वाला जो यहाँ से फुफ्फुस सिराएं होती है, यहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है, फिर यहाँ से जाएगा बाएं निलय में। उसके बाद बाएं निलय द्वारा पंपिंग, बाएं आलिंद से के सिकुड़ने पर यह रक्त बाएं निलय में चला जाता है। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त मुख्य धमनी द्वारा, मतलब जो महाधमनी होती है उसके द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये सेकंड पार्ट। तीसरा, अब जो वी ऑक्सीजनित रक्त का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसे हम अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं। तो शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। ये आपको बताया मैंने यहाँ पे, ये वाला, ये ये बाएं आलिंद में, फिर यहाँ से यहाँ निलय में जाएगा, दाएं निलय में जाएगा और फिर यहाँ से फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। फिर दाएं निलय द्वारा फेफड़े में भेजना, दाएं आलिंद से यह रक्त दाएं निलय में जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो इस अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फुफ्फुस धमनी से द्वारा वापस फेफड़ों में भेज दिया जाता है। तो ये है कार्यविधि, जो कि बहुत आसान है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जो हृदय का दायां और बायां भाग आपस में एक दीवार पट्ट या सेप्टम से अलग होता है। ये इसलिए होता है ताकि जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त है वो आपस में ना मिले। ठीक है, इसलिए इसे बीच में एक दीवार से अलग किया जाता है। आगे हृदय में वॉल्व होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहे। मतलब ये वॉल्व कहाँ पे होता है आपको बता देता हूँ मैं। देखो, ये वॉल्व होते हैं यहाँ पर, यहाँ बीच में, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये वॉल्व होता है। तो इससे ये क्या करता है, जब रक्त आगे जा रहा होता है महाधमनी में तो यहाँ से वापस ना आए, इसीलिए वॉल्व लगा होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि हमारे हृदय में वॉल्व का क्या काम होता है, तो ये रक्त को वापस आने से बचाता है। अब आगे आपके पास है, जो आपको बताया मैंने, जो धमनी और शिरा, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो शिरा होता है रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाती है। मतलब जो भी रक्त होता है वो अंग से कहाँ आता है, हृदय की ओर आता है। जबकि यहाँ पे जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जबकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब इसके अपवाद है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये फुफ्फुस सिराएं होती हैं इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनियां होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अपवाद है इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उल्टा हो रहा है। तो ये जो धमनी होती है इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है,
जबकि इसमें CO2 वाला रक्त होता है। तो पहला, रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाता है, मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है। जबकि धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त होता है, वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। दूसरा, फुफ्फुसीय सिरे के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है, जो आपको बताया मैंने अभी। जबकि यहाँ पे फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर या शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तीसरा है, इसमें रक्तदाब कम होता है, जबकि इसमें रक्तदाब अधिक होता है धमनी में। इसकी दीवारें पतली होती हैं, किसकी, सिरे की, जबकि इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। जो इनका बाह्य स्तर होता है वो मोटा होता है, इनका जो मध्य स्तर होता है वो मोटा होता है, मतलब ये बाहर से मोटे होते हैं जबकि बीच से मोटे होते हैं। और इनकी जो गुहा होती है, मतलब जहाँ से रक्त पास होता है, वो बड़ी होती है, जबकि इनकी गुहाएं होती हैं संकरी होती हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है शिरा में और धमनी में। आगे आपके पास है लसिका, लिम्फ बोलते से। तो ये क्या होता है, यह भी एक परिवहन तरल है जो रुधिर कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्रों से बाहर निकलता है। ये एक रंगहीन, मतलब जैसा रक्त जैसा लाल नहीं होता है, और इसमें कम प्रोटीन होता है। कार्य क्या होता है, तो ये पचे हुए या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है और अतिरिक्त तरल को वापस खून में पहुंचाता है। यह संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जो हमारे पचा हुआ भोजन होता है, उससे जो उसके द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है, मतलब जो वसा होती है, फैट होता है, और जो अतिरिक्त तरल को, जो अतिरिक्त तरल होता है उसे वापस खून में पहुंचाने का काम करता है। और एक काम और होता है इसका, ये संक्रमण से लड़ता है। ये एक्चुअल में क्या होता है आपको समझाता हूँ। जैसे आपके हाथ में कभी चोट लग जाती है या कोई फुंसी वगैरह हो जाती है, तो खून निकलता है, और उसके बाद क्या होता है, वो पक जाता है पूरा और उसमें से पस निकलना आता है। जो पस होता है वो एक्चुअल में लसिका होती है। तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं या जो कीटाणु जीवाणु होते हैं, उन्हें हमारे शरीर में जाने से रोकता है। इसके बाद आपके पास पौधों में वहन, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें संचरण कैसे होता है। तो पौधों में परिवहन के लिए दो मुख्य जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, और ये इन्हें बोला जाता है संवहन उत्तक। कौन कौन से उत्तक होते हैं, तो आपने सुना होगा, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है समझिए जरा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेड़ है ना, और ये इनकी जड़ है, और यहाँ पे पत्तियां हैं, ये पत्तियां मान लो, और ये पत्तियां मान लो। अब होता क्या है, जो भी पेड़ के लिए इसेंशियल चीजें होती हैं, आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, जो भी खनिज लवण होते हैं, ये सारे जो पेड़ के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये जो जड़ होते हैं ये इन्हें अवशोषित करते हैं, और जो जाइलम होता है ये इन्हें पेड़ के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम क्या करता है, बेसिकली जो भी जल और खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं मिट्टी में, उससे उन्हें खींचता है, मतलब निकालता है, और ये पौधे के, पेड़ पौधों के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन तैयार होता है वो उसे पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है, वो कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम करता है। अब समझते हैं इनमें क्या अंतर है। देखो, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो क्या अंतर है। पहला, परिवहन पदार्थ। तो आपको बताया मैंने, ये कौन से पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब होता है ले जाने का काम। तो आपको बताया मैंने, क्या ले जाता है, जल और खनिज लवण। जबकि जो फ्लोएम होता है वो तैयार भोजन और अमीनो अम्ल। तैयार भोजन मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वही भोजन को ले जाने का काम करता है फ्लोएम। अब इसे क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो नहीं, इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया पर काम करता है, और एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी जो भी भौतिक बल होते हैं उन पे काम करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है कि माना जैसे धूप पड़ी, तो जो अतिरिक्त जल होता है वो पेड़ पौधों से बाहर निकल जाता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उसका। तो जो जब भी पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता होती है, तो जाइलम के थ्रू ये ऊपर आ जाता है। जबकि यहाँ पे भोजन के स्थानांतरण के लिए
एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी प्रवाह की दिशा कैसी होगी, तो आपको बताया मैंने अभी, देखो क्योंकि जाइलम सबसे नीचे होता है जड़ों में, अब ये इससे नीचे तो जा नहीं सकता, तो कहाँ को जाएगा, सिर्फ ऊपर को जाएगा, मतलब ये एक ही दिशा में जाता है। जबकि फ्लोएम, पत्तियां यहाँ हैं तो जो भोजन है उसे ऊपर भी ले जाना पड़ेगा सिरे इसके सिरे की ओर, और नीचे भी लाना पड़ेगा। तो जो फ्लोएम होता है वो द्विदिशीय गति होती है उसमें। तो लिखा हुआ है केवल नीचे से ऊपर की ओर, मतलब एक दिशीय, जबकि जो फ्लोएम होता है ये ऊपर और नीचे दोनों ओर द्विदिशीय गति करता है। ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो जो जाइलम होता है उनमें जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं, जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है। तो ये अंतर है जाइलम में और फ्लोएम में। इस प्रकार हमने जो तीसरा भाग था परिवहन या वहन, उसे कंप्लीट किया।